हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी। देखिए दोस्तों, आज हम मॉडल टेस्ट पेपर नंबर पढ़ रहे हैं। 9वां है। इससे पहले मैंने 8 मॉडल टेस्ट पेपर डाल दिए हैं। जिसने वो नहीं देखे वो देख सकते हैं। और मैं लगभग 15 आपको मॉडल टेस्ट पेपर करवाऊंगी। 15 में से मुझे लग रहा है कि ज़्यादातर प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। या तो ये पिछली परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है या पूछे जाने की संभावना है। तो इसलिए आप निरंतर क्लासेस चाहते हैं और सारे ही मॉडल टेस्ट पेपर बिल्कुल निःशुल्क मिलेंगे, पीडीएफ सहित मिलेंगे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन करें और इनके उत्तर सहित मिलेंगे। ठीक है, पीडीएफ भी मिलेगी, उत्तर भी मिलेंगे और 15 के निःशुल्क मिल रहे हैं सब कुछ। तो अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर अवश्य कर दें। शंकर शब्द का अर्थ है, पहला क्वेश्चन है, तत्सम तद्भव विदेशी। दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर तत्सम शब्द बनते हैं, यानी दो भिन्न भाषाओं से अलग अलग भाषाओं से मिलकर शंकर शब्द बनते हैं। जैसे रेलगाड़ी है, ठीक है, रेलगाड़ी शंकर शब्द है। भ्रमर गीत काव्य का मूल स्रोत क्या है? भ्रमर गीत श्रीमद् भागवत का 5वां स्कंद, श्रीमद् भागवत का 3य स्कंद, श्रीमद् भागवत का 7वां स्कंद और श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद। तो 92 का आपका उत्तर रहेगा डी। भ्रमर गीत काव्य का मूल स्रोत है वो श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद है। ठीक है, तो ये आपका डी उत्तर हो जाएगा। विशल देव रासों का प्रधान रस क्या है? वीर, शांत, श्रृंगार, करुण। तो ध्यान देंगे सीख श्रृंगार रस। देखो सभी वैसे तो रासो ग्रंथ थे, ज़्यादातर वीर रस में लिखे गए थे, लेकिन विशल देव रासो ऐसा था जो श्रृंगार रस में लिखा गया था। और इसके जो लेखक थे नरपति नालय। ठीक है, नरपति नालय इसके क्या थे? लेखक थे। और इसमें क्या था? इसका राजमती का और इस राजा का क्या था? श्रृंगारिणी मिलने और बिछड़ने का वर्णन है। हिंदी प्रदीप के संपादक का नाम है प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु और प्रेमचंद। तो इसका हिंदी प्रदीप संपादक रहेंगे बालकृष्ण भट्ट। ये इसका बी सही हो जाएगा। मेरे लगाने से पहले आप निशान लगा लिया करो ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि आपकी तैयारी कैसी है। अगर आपके मन में ये डाउट है ये किस परीक्षा के लिए है, तो ये सभी टीजीटी पीजी नेट जिसमें हिंदी साहित्य पूछा जाता है सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आखिरी कलाम नामक पुस्तक जयसी ने किस शासक के शासनकाल में लिखी थी? आखिरी कलाम। पहले तो आखिरी कलाम किसकी है ये बताएंगे आप। और इसमें है आपका बाबर, हुमायूं, शेरशाह, अकबर। तो ये आपके रहेगा इसमें 95 का आपका रहेगा ए, बाबर। यानी आखिरी कलाम में बाबर का वर्णन है, यानी बाबर की वीरता का वर्णन है। ठीक है, अब किसका है? बाबर की वीरता। तो इस प्रकार से आखिरी कलाम रहेगी आपकी जायसी की रहेगी। किसकी? जायसी की रचना रहेगी। बाबर का इसमें वर्णन है। और आगे बढ़ते हैं। कई बार पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। रोमानी भाव के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? रोमानी भाव के भावबोध के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? तो 96 का आपका उत्तर रहेगा सी, स्वच्छंदवाद। मतलब कि ये कवि रोमानी भाव, यानी जो रोमानी ये होते हैं बिल्कुल स्वच्छंद, यानी बिल्कुल अपनी आज़ादी से लिख रहे थे। स्वच्छंद, प्रेम में सौंदर्य, प्रेम सौंदर्य प्रकृति से अपनी मर्जी से बोलते हैं स्वच्छंदतावादी में मैं स्वच्छंद हूँ, उस तरह की भावना थी इन कवियों के अंदर। छायावादी कवि में आप जानते हैं निराला है, जयशंकर प्रसाद है, महादेव वर्मा है, ये आते हैं। रीति मुक्त में आएंगे घनानंद, आलम बोधा। और रहस्यवादी वैसे छायावाद में देखा जाए तो महादेव वर्मा है, महादेव वर्मा है छायावादी रहस्य। और आदिकाल में देखा जाए तो आदिकाल में इसमें ये नहीं, आदिकाल नहीं, इसमें क्या बोलते हैं इसको, भक्ति काल में है ये कबीरदास। भक्ति काल में रहस्यवादी से प्रभावित थे कबीरदास और छायावादी में थे महादेव वर्मा। तो ये भी याद रखेंगे।
आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से बै वर्ण का वैशिष्ट्य है। भाई ये बै वर्ण है, इसको अलग अलग करना है, किस कहाँ से बोला जाता है, किस प्रकार इसका उच्चारण होता है, यानी जो आपके जो मुख्य अव्यय है उस भाग की जिक्र कर रही हूँ मैं, मुख्य अव्यय का। तो इसमें बी है द्विष्ट, द्विष्ट यानी आप बै बोल रहे हैं, तो यानी अपने दोनों होस्ट आपस में सप्रस कर रहे हैं, बै सप्रस विसप्रस हो रहा है, ठीक है। और बी है अलप, इसमें अलप्राण, अलप्राण में होते हैं आपके पहला, तीसरा और पांचवा। तो देखिए पै फै बै, ये एक तीसरा है। फिर आपका घोष है, घोष में आपके आते हैं क्या होता है, दूसरा और चौथा वो घोष में आते हैं, पहला तीसरा ये क्या होता है सैगो नहीं, एक मिनट, हाँ दूसरा और चौथा ये अघोष। निरुनासिक, निरुनासिक यानी जिसका नाक, निर्नासिक जिसमें नाक से हवा जो निकलती है, निरुनासिक, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे ओष्ठे ये सारे, जैसे आपने कचट तप, एक थोड़ा बता देती हूँ, कचट तप, एक मिनट भी, कचट तप, कचट तप इनका ये सूत्र है, ये 5 वर्गीय व्यंजन होते हैं, जिसमें से आपका क्या होता है, पहला होता है जैसे कंठे, कंठे तो कै वर्ग वाला कंठे, तालवे वाला होता है च वर्ग, च वर्ग तालवे है। और ट वर्ग है आपका रीटरस, यानी री टेरस, री टेरस ये ट वर्ग में आते हैं, तो ये आपका मूर्धन्य होता है। और पै वर्ग में आपके आते हैं ओष्टे, ओष्टे, पै फै पै में, और ऊ भी ये ओष्टे से बोले जाते हैं, ठीक है। वर्णिक छंदों में किसका विचार होता है, वर्णिक छंदों में किसका विचार होता है, तो देखिए वर्ण का, मात्रा और वर्ण का, मात्रा का, वर्ण को, गुरुता का, तो 98 का आपका रहेगा ए। वर्ण का देखो नाम से ही प्रतीत हो रहा है, वर्ण छंदों में किसका विचार होता है, तो वर्ण गिने जाते हैं इसमें, ना कि मात्रा, वर्णों की गिनती की जाती है। सरसी छंद में होती है 27 मात्राएं, 16-11 प्रयति, अंत में लघु। तो इस प्रकार से आपकी स्क्रीन पर है, 99 का आपका उत्तर रहेगा डी। इसमें 21 मात्राएं होती हैं और 16-11 प्रयति हो, और अंत में लघु और गुरु। अब लघु और गुरु देखिए, यति होती है जहाँ पर रुकना पड़ता है, और लघु ऐसी इस तरह का इसमें चिन्ह होता है, और गुरु का इस तरह का होता है। तो आपको लास्ट में ये मिलेंगे, ठीक है, लघु और गुरु, गुरु और लघु। तो गुरु है तो पहले गुरु है तो पहले गुरु आएगा, ये गुरु, और अंत में ये लघु है तो ये आएगा। तो वैसे आपको पता नहीं कौन सा लघु और गुरु है, तो ध्यान रखेंगे ये छोटा क्या है, चिन्ह है, तो ये लघु की तरह हो जाएगा, और ये बड़ा क्या है, थोड़ा सा बड़ा सा दिखाई देनी, इस तरह से डबल होता है, ये गुरु की तरह हो जाएगा, ठीक है। अर्थबोध करने के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, अभिधा शब्द शक्ति लक्षणा पर आश्रित, लक्षणा शब्द शक्ति व्यंजना पर आश्रित होती है, अभिधा शब्द शक्ति लक्षणा और व्यंजना पर। तो ये भाई एक शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती हैं, जिसमें आपकी है, पहली है अभिधा, अभिधा, और दूसरी है लक्षणा, और तीसरी है व्यंजना, तीसरी इसमें है व्यंजना, ठीक है। तीसरी अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, ठीक है, ये 3 प्रकार की शब्द शक्तियाँ होती हैं। तो 100 का रहेगा आपका डी। अभिधा एवं व्यंजना दोनों शब्द शक्तियाँ अभिधा पर आश्रित होती है। अब लक्षणा एवं व्यंजना दोनों शब्द अभिधा पर आश्रित होती हैं, लक्षणा एवं व्यंजना दोनों शब्द शक्तियाँ अभिधा पर आश्रित होती है। तो ये दोनों है, लक्षणा और व्यंजना दोनों क्या है, अभिधा पर आश्रित होती है। कहने का अभिप्राय ये है, अभिधा होता है जो सीधा वाक्य होता है आपका, ठीक है, तो इसमें सीधा वाक्य दिया होता है, और इसमें जो आपके होते हैं जैसे उपमा अलंकार वाले होते हैं या मुहावरे वाले होते हैं, तो ये तो इनमें इसको तो हम बदल सकते हैं, लेकिन अभिधा का बिल्कुल सीधा, जैसे हम बोले ना आप कहाँ जा रहे हो, तो ये अभिधा में आएगा, ठीक है। तो ये दोनों इस पर आश्रित रहेंगे, डी आएगा इसका उत्तर। 101 का रहेगा, नासिकेतोपाख्यान के रचयिता का नाम बताइए। तो नासिकेतो इसका रहेगा सदल मिश्र, नासिकेतोपाख्यान का रहेगा सदल मिश्र। इनमें से तुलसी का समकालीन कवि कौन नहीं है, तो नहीं पूछा गया। मैं बार बार बोलती हूँ कि नहीं को आप अंडरलाइन करेंगे, क्योंकि आप है को नहीं पढ़ते हैं, नहीं को है पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि पूछा क्या गया है प्रश्न में, इसलिए आपको सबसे पहले अंडरलाइन करना है। तो 102 का रहेगा केशव दास,
ये तुलसी के समकालीन को नहीं थे। तो ये किसके थे भाई? ये तो देखो तुलसी किसके थे? भक्ति काल के कवि थे। किसके थे? भक्ति काल के। तो रहीम भी भक्ति काल के थे, सूरदास भी थे, नाभादास ये भक्ति काल के थे। लेकिन केशवदास कहाँ के थे? रीति काल के कवि थे। इसे कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है। रामचंद्र शुक्ल ने इसे कठिन काव्य का प्रेत कहा है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित समूह को मिलान करना है भाई। यहाँ मिलान करेंगे आप। तो देखें 103 का रहेगा आपका। जैसे आपका खचाखच है तो ये देश शब्द हो जाएगा खचाखच। अब क्या है? टिकट घर है आपका, तो टिकट घर आज आपका हो जाएगा ये शंकर शब्द। मुरलीधर है आपका, तो ये योगरूढ़ शब्द हो जाएगा। और सांप आपका तद्भव। तो 103 का इस प्रकार से आपका बी हो जाएगा। एक बार फिर से देख ले, 103 का बी है। तो 103 का बी है तो किस प्रकार? ए का 3 होगा, खचाखच देशज है। बी का ए होगा, योगरूढ़ है। और सी का आपका रहेगा 4, सी का रहेगा आपका 4, शंकर है। सांप क्या है? तद्भव। तो इस प्रकार से आप इसको याद रखेंगे। ये इस प्रकार से बी इसका उत्तर हो जाएगा। 104 चाक उपन्यास की लेखिका है मैत्री पुष्पा है, मृदुला गर्ग है, ममता कालिया है, मनु है। तो चाक का आपका रहेगा मैत्री पुष्पा। चाक मैत्री पुष्पा। और चाक क्या है? ये आपका उपन्यास है, ध्यान रखेंगे, उपन्यास मैत्री पुष्पा रहेगी इसकी। पंत जी की ग्राम्याकृति का संबंध किससे? ग्रामीण परिवेश से, प्रकृति और दृष्टि से, कल्पना लोक से, नई कविता से। तो 105 का रहेगा आपका ए। पंत जी की ग्राम्याकृति ग्रामीण परिवेश है। चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली किस युग की कविता की विशेषता है? 106 का रहेगा आपका ए। छायावादी। भाई चित्रात्मक यानी जैसे चित्रात्मक भाषा वो होती है, जैसे हम कुछ शब्द बोलेंगे तो आपकी आंखों के सामने चित्र बनता हुआ। जैसे आपने कविता बुगलों के पंख सुनी है ना, जो बुगलों ऐसे, तो आपके जैसे बुगलों के पंख मैंने बोला, बुगलों की पंक्तियाँ एक कतार में जा रही, तो आपके सामने बुगले के चित्र छप जाएगा भाई। और ऐसे पंक्ति में जा रहे हैं, ऐसा लगेगा कि बिल्कुल हमारे आंखों के सामने जा रहे हैं, तो उसे चित्रात्मक भाषा बोलते हैं। लाक्षणिक पदावली मतलब इसमें लाक्षण यानी उस तरह प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं। वो छायावादी भाषा यानी छायावादी इसमें होंगे युग में। नाट्यशास्त्र के रचयिता है तो ये सभी को है, बिल्कुल आसान प्रश्न है। भरतमुनि नाट्यशास्त्र, जिसमें रसों का वर्णन है। किसका है? रसों का वर्णन है। बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका का नाम क्या है भाई? बालकृष्ण रहेगी भट्ट की। 108 का रहेगा। अभी थोड़ी देर पहले हम पढ़ रहे थे। तो ये ब्राह्मण किसकी? ये प्रताप नारायण मिश्र की है। प्रताप नारायण मिश्र की है ब्राह्मण। आनंद कादम्बिनी, कामिनी नहीं भी, आनंद कादम्बिनी ये बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन की है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन की है, ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। मनु उमंग अंग अंग पंक्ति से लगे, किस पंक्ति कौन सी पंक्ति है? तो 109 का आपका रहेगा सी। व्यंजना है इसकी, व्यंजना। और 110 हंस पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ है? हंस पत्रिका प्रकाशन बनारस से हुआ है, यानी किससे? बनारस से, ये याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं 111 की तरफ। और तब तक के लिए अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है और निरंतर मॉडल टेस्ट पेपर चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। निराला की निम्नलिखित कविताओं में कौन लंबी कविता नहीं है? तो देखो कौन सी लंबी कविता नहीं। 111 का रहेगा आपका ए। भिक्षुक क्या है? लंबी कविता नहीं है। कुकुरमुता भी लंबी है। सरोज समिति, राम की शक्ति पूजा भी लंबी कविता। सरोज समृति इनका विश्व का सबसे बड़ा शोक गीत माना गया है। सरोज समृति को विश्व का सबसे बड़ा शोक गीत। और ये सरोज इनकी पुत्री का नाम था। इन्होंने अपनी पुत्री की मृत्यु के बाद लिखी थी उसकी याद में, और ये विश्व का सबसे बड़ा शोक गीत माना गया था। राम की शक्ति पूजा में इन्होंने राम को एक मानवीय रूप में दिखाया है। कुकुरमुता में इन्होंने शोषक और शोषित का वर्णन किया है, यानी किस प्रकार शोषक शोषित को, जो निम्न तबके वर्ग को का शोषण करता है, जिसमें गुलाब और कुकुरमुता सर्वहारा का प्रतीक है और गुलाब क्या है? पूंजीपति का प्रतीक है। इन कविता में छायावाद का प्रारंभ किस कविता से मानना समीचीन है? इन कविताओं में से छायावाद का प्रारंभ किस कविता से मानना समीचीन है? 112 का रहेगा आपका बी। जूही की कली। इस कविता में छायावाद का प्रारंभ किस कविता से मानना समीचीन है? जो जूही की कली, जो ये मुक्त छंद की प्रथम कविता है। मुक्त छंद की प्रथम कविता है। और किसकी है? निराला की। इसके लेखक है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है। जिसको न निज गौरव निज देश का अभिमान, वर नहीं नर नहीं, निरा है मर्तक समान।
ये पंक्तियाँ बार बार में पूछी गई है, ध्यान रखेंगे। और इसके लेखक रहेंगे 113 का रहेगा आपका बी मैथिली शरण गुप्त। 113 का बी मैथिली शरण गुप्त, जिसको ने निज गौरव निज देश का अभिमान व नर नहीं मर्तक समान, यानी ये है मैथिली शरण के। मर्तक से भी आप पकड़ सकते हो, मैं से मर्तक, मैथिली शरण गुप्त, इस प्रकार से भी आप याद कर सकते। वीरस का स्थायी भाव क्या है? युद्ध है, विरक्ति है, उत्साह, स्फूर्ति। तो 14 का रहेगा आपका सी उत्साह। ये तो भाई स्थायी भाव किसी के होते ही नहीं है, उत्साह ही है। वीर का वीरता, अब किसी वीर का वर्णन है तो आप भी ऐसे जोश से लड़ा, ये लड़ा और बड़ी बहादुरी के साथ, तो उत्साह आपके अंदर भी उस प्रकार की पंक्तियां पढ़कर उत्साह आ जाएगा। तो ये उत्साह का भाव होता है, वीर रस में होता है। उत्तर रामचरित के रचनाकार है वाल्मीकि भारवी श्रीहर्ष भवभूति। तो पहली बात तो ये वाल्मीकि गलत है, ये आएगा वाल्मीकि, ठीक है। ये कई बार शुद्ध शुद्ध में पूछा गया है, ये बै नहीं आएगा, ये वे आएगा, ये ठीक है, तो ये गलत है, ठीक है। और तो इसका रहेगा डी, उत्तर रामचरितम के भवभूति रहेंगे। पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो देखें, लोकायतन, चिदम्बरा, पल्लव, ज्योत्सना। तो ज्योत्सना, पहले तो ज्योत्सना गलत है, जो आप कहोगे मैडम सब कुछ गलत, ज्योत्सना ऐसे आएगा। कई बार शुद्ध में ये दोनों आधे आएंगे, ठीक है, ज्योत्सना ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये तो रचना ऐसे कैसे भी लिख सकते हैं, वैसे बता रही। तो चिदम्बरा पर 1968 में सबसे पहले, इन्हें सब कवियों में सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था चिदम्बरा के लिए। और सिर्फ 4 रचनाओं में पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। एकमात्र महिला जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1982 में यामा के लिए महादेवी में हुई। यामा के लिए महादेवी में 82 के बाद ये संपूर्ण साहित्य के लिए मिलने लगा था। 82 के बाद, 1982 के बाद संपूर्ण साहित्य के। और एकमात्र ऐसी कवित्री जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था एकमात्र रचना के लिए, यामा के लिए महादेवी को ज्ञानपीठ पुरस्कार। चिदम्बरा के लिए मिला था पंत को 1968 में सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, याद रखेंगे। अंधायुग के लेखक है बी है धर्मवीर भारती। अंधायुग के लेखक है धर्मवीर भारती। अजानु शब्द निम्नलिखित में किस वाक्यांश के लिए सही है? तो आज इसका रहेगा 118 का आपका सी, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी, उसे आजानु बाहु कहते हैं। वाक्यांश के लिए शब्द भी याद रखेंगे, ये भी बहुत पूछे जाते हैं। भी क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन वाले प्रथम लेखक का नाम क्या है? 19 का रहेगा बी घासीदास। और इसकी भाषा थी फ्रेंच भाषा, ठीक है, फ्रेंच भाषा थी, फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। और घासीदास ने लिखा था। इसकी भाषा कई बार पूछी गई। ये फ्रेंच के विद्वान थे, यानी फ्रांसीसी विद्वान थे। फ्रांसीसी याद रखेंगे, फ्रांस के रहने वाले थे, फ्रांसीसी। और इनकी भाषा थी फ्रेंच भाषा थी, घासीदास। सर्वप्रथम इन्होंने इसको लिखने का प्रयास किया था। और शिव सिंह सरोज ने शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज लिखी थी। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज, ये हिंदी भाषा में, यानी हिंदी भाषा में हिंदी की रचना सर्वप्रथम लिखी थी। हिंदी भाषा में आए तो हिंदी साहित्य का हिंदी भाषा में सबसे पहले शिव सिंह सेंगर ने लिखा था शिव सिंह सरोज। घासीदास था फ्रेंच भाषा में। मिस्र बंधु रोकी थी मिस्र बंधु विनोद। मिस्र बंधु विनोद, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है, मिस्र बंधु विनोद। तो इसे तो सबको आता है, फिर बता देती हूँ एक बार, ये भी इसका उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं 120 की तरफ। किसी प्रश्न से संबंधित अगर आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अरविंद दर्शन से प्रभावित हिंदी के लेखक रहेंगे, यानी कवि है, लेखक है, एक ही बात है। तो इसमें है जयशंकर प्रसाद, निराला, सुमित्रानंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त। तो इसका 120 का आपका उत्तर रहेगा सी रहेगा इसका उत्तर। श्री सुमित्रानंदन पंत अरविंद दर्शन से प्रभावित सुमित्रानंदन पंत थे। कारक के भेद कितने हैं? कारक के भेद हैं, सभी को आता है, ये तो 8 भेद है, ये कोई मुश्किल नहीं है। जो मुश्किल नहीं है तो फिर उसमें हम टाइम नहीं लगाएंगे। मैं पुनि निजी गुरु था कथा सो सुकर खेते, कथन किस कवि का है? तुलसीदास, कबीरदास, नाभादास, सूरदास। तो 122 का आपका उत्तर रहेगा ए, तुलसीदास। मैं पुनि निज गुरु कथा सो सुकर खेत, कथन किसका का है? तुलसीदास का है, ये कथन है।
निराला की बादल राग कविता का संबंध किससे है? तो निराला की बादल राग कविता का है 123 का रहेगा आपका डी, प्रकृति के सौंदर्य से। वैसे अगर देखा जाए तो ये क्या है, बादल राग प्रकृतिवादी है, ठीक है। और प्रकृति सौंदर्य अगर दिया है तो ये थोड़ा देखने के, मैं देख के बता दूंगी, लेकिन अगर डी मेरे ख्याल से इसका उत्तर नहीं होना चाहिए, वैसे तो प्रकृतिवादी होना चाहिए, ठीक है। प्रेमचंद द्वारा उर्दू भाषा में लिखा गया उपन्यास बाजारे हुस्न हिंदी का रूपांतरण है। प्रेमचंद द्वारा लिखा गया उर्दू भाषा में लिखा गया उपन्यास बाजारे हुस्न का हिंदी रूपांतरण है। तो 124 का रहेगा बी, सेवा सदन। ये बहुत पूछे जाते हैं, बार बार इसको याद रखेंगे। प्रेमचंद गबन ऐसी है जिसे इसने अंग्रेज सरकार ने इसे जब्त कर लिया था, गबन को अंग्रेज सरकार ने, ठीक है। प्रेमचंद द्वारा उर्दू भाषा में लिखा गया उपन्यास बाजारे हुस्न का हिंदी रूपांतरण है सेवा सदन है। गबन को अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था। कोरवी किस भाषा की बोली को कहते हैं? कोरवी किस भाषा की बोली को कहते हैं? कोरवी किस बोली को कहते हैं? मारवाड़ी, खड़ी बोली, अवधी, छत्तीसगढ़ी। 125 का आपका उत्तर रहेगा बी, खड़ी बोली। कोरवी को खड़ी बोली, एक कोरवी खड़ी यानी खड़ी बोली का दूसरा ही नाम कोरवी है, याद रखेंगे। अगर खड़ी बोली आ जाए तो भी कोरवी, कोरवी आ जाए तो भी खड़ी बोली, ठीक है। हिंदी साहित्य मनुष्य के अंदर का उच्छृंखलित आनंद है, ये कथन किसका है? साहित्य मनुष्य के अंदर का उच्छृंखलित आनंद है, ये कथन किसका है? 126 का आपका उत्तर रहेगा ए, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। साहित्य मनुष्य के अंदर का उच्छृंखलित आनंद है, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी हैं। कथन बार बार पूछे जाते हैं, इन्हें अवश्य याद करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार नहीं है, पूछा गया है। इलाचंद्र जोशी, अज्ञे सुदर्शन, जयेंद्र कुमार। तो 127 का रहेगा आपका सी, सुदर्शन। ये तीनों के तीनों क्या है, मनोविश्लेषणवादी है, बार बार पूछा जाता है। इलाचंद्र जोशी, अज्ञे, जयेंद्र, याद रखेंगे, तीनों ही मनोविश्लेषणवादी कथाकार मनोविश्लेषणवादी होते हैं जो मन के भाव को व्यक्त करते हैं, ठीक है। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध? सीता ने कहा, सीता ने यह कही, कट गया, सीता यह कही, सीता ने। तो इसका आपको स्पष्ट ही दिखाई दे रहा है, इसका ए रहेगा, सीता ने कहा। छायावाद का पूरा भास किस कवि की रचनाओं में प्रकट हुआ था? छायावाद का यानी पहले ही, छायावाद आने से पहले ही उनकी कवि की रचनाओं में आभास होने लगा था। तो 129 का आपका रहेगा ए, मुकुटधर पांडे। मुकुटधर पांडे, और छायावाद शब्द का भी मुकुटधर पांडे ने ही प्रयोग किया सबसे पहले। छायावाद के प्रवर्तक मुकुटधर पांडे को रामचंद्र शुक्ल ने माना है, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का प्रवर्तक मुकुटधर पांडे को माना है। और नंद दुलारे वाजपेयी ने माना है सुमित्रा नंदन पंत को। नंद दुलारे वाजपेयी ने सुमित्रा नंदन पंत को माना है। और इलाचंद्र जोशी ने जयशंकर प्रसाद को माना है। इलाचंद्र जोशी ने जयशंकर प्रसाद को माना है। मुकुटधर पांडे को रामचंद्र शुक्ल ने माना है। छायावाद शब्द का भी सबसे पहले मुकुटधर पांडे ने प्रयोग किया है। और पूर्वभास भी इन्हीं की रचनाओं में, मुकुटधर पांडे की रचनाओं में मिलता है। ये प्रश्न भी आप याद रखेंगे। 130 का आपका रहेगा, 130 का आपका रहेगा ए, उत्पक्षडैनम उड्डैनम, ये आ जाएगा, ठीक है। साक्षर का विलोम पूछा गया है। साक्षर, ये साक्षर मतलब क्या होता है? साक्षर मतलब पढ़ा लिखा, सी निरक्षर जो अनपढ़ है। साक्षर मतलब जिसे अक्षर सहित, साक्षर का मतलब होता है अक्षर सहित, यानी अक्षर सहित मतलब जिसे अक्षरों का ज्ञान हो उसे साक्षर बोलते हैं। यानी कि बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है साक्षर। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि जैसे मान लीजिए कि कुछ कै ख गया इस तरह से जो भी नाम लिखने आते हैं, बाराखड़ी वगैरह आती हैं न, जैसे परिवार का नाम लिखते, थोड़ा बहुत हिंदी इंग्लिश लिखने की इतनी, ये भी कोई भी भाषा, एक भाषा, इंग्लिश की भी जरूरी नहीं कि इंग्लिश भी आती हो, जैसे किसी एक भाषा जिसको आती, थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना जानता हो, परिवार का नाम लिख लेता हो, थोड़ी बहुत हिंदी पढ़ लेता हो या थोड़ी बहुत इंग्लिश पढ़ लेता हो। या ऐसा नहीं कि हिंदी बहुत आसान है कि थोड़ी बहुत हिंदी, थोड़ी बहुत इंग्लिश पढ़ लेता हो या हिंदी नहीं आती है तो उसे साक्षर बोलते हैं। निरक्षर होता है जिसे बिल्कुल अक्षर का ज्ञान नहीं होता, बिल्कुल जिसे बोलते हैं ना अंगूठा टेक, वो वाली भावना होती है। मंजुल का अर्थ है, मंजुल का अर्थ है आपका 132 का बी, सुंदर। केशव ने जगाई जाए क्या कहिए, ये पंक्तियां बार बार पूछी गई है। 133 का रहेगा आपका डी,
विनय पत्रिका से ली गई केशव, और ये किसकी है? तुलसीदास की। तुलसीदास की पंक्तियाँ है। केशव ने जाय क्या कहिए, ये विनय पत्रिका से ली गई हैं, और ये इसके जो बोलने वाले हैं, उक्ति करने वाले हैं, तुलसीदास हैं। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो ये देखें 134 का रहेगा आपका ए, यानी क्या है? शुद्ध है। और उज्ज्वल भी मेरे ख्याल से शुद्ध है। ये दोनों अगर उज्ज्वल ऐसे हैं तो ये शुद्ध है। उज्ज्वल भी यहाँ दोनों आपको ज आदि दिखाई दे रहे हैं। और वाल्मीकि ये अशुद्ध है। किस संप्रदाय के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु थे? 135 का रहेगा आपका ए, गौड़ीय संप्रदाय के चैतन्य महाप्रभु थे। गहना एक कनकते कहना इन मुँह बावने, दूसरे पंक्ति में कबीर किस दर्शन का प्रतिपादन कर रहे हैं? तो 136 का रहेगा वेदांत, ठीक है। और ये कबीर कर रहे हैं किसका? वेदांत का। 137 साखी का मूल शब्द, मूल तत्सम शब्द क्या है? साखी का शिक्षा है, साक्षी है, सखी है। 137 का आपका उत्तर रहेगा सी, साखी का साक्षी। साक्षी मतलब होता है गवाह। साक्षी का देखा जाए तो गवाह है का मूल तत्सम शब्द है। तत्सम वो शब्द होते हैं जो के तो हिंदी के, जो के तो संस्कृत के शब्द जो के तो हिंदी में आ जाते हैं। यानी संस्कृत के वे शब्द जो के तो हिंदी में आ जाते हैं। जो के तो मतलब जैसे हैं वैसे के वैसे, जैसे हैं वैसे के वैसे हिंदी में आ जाते हैं। संस्कृत के वो शब्द जो के तो हिंदी में आ जाते हैं, फिर तत्सम शब्द कहते हैं। संस्कृत के वो शब्द जो थोड़ा बहुत परिवर्तन के बाद हिंदी में आते हैं उसे तद्भव शब्द कहते हैं। तो दोनों की परिभाषा याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं 138 का। पंत जी की किस काव्यकृति में भाषी, अलंकार, छंद, शब्द चयन के संबंध में एक लंबी भूमिका है? तो लंबी भूमिका देखना 138 का आपका रहेगा पिल्लव में। भाई पल्लव में है। पंत जी की किस काव्यकृति में भाषी, अलंकार भी, छंद भी, शब्द चयन के संबंध में एक लंबी भूमिका है? तो ये पल्लव में है। वाक्य रसात्मक काव्य उक्ति के लेखक हैं। 139 का आपका उत्तर रहेगा बी, विश्वनाथ। वाक्य रसात्मक, जैसे वैसे वह भी आप इसको याद कर सकते हो। वाक्य रसात्मक काव्य में वैसे वह याद कर सकते हो, विश्वनाथ। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कालिदास की परिणति नहीं है? तो उत्तर रामचरित है, मर्चिकट्टिकम, मालिक विघ्नामित्रम है, मुद्रा राक्षस है। 140 का आपका रहेगा सी, मालिक विघ्नामित्रम। तो ये 140 का आपका सी रहेगा। ध्वनि स्वर ध्वनि के प्रकार है, दीर्घ, प्लुत, हर्षव। तो 141 का रहेगा आपका डी, उपयुक्त। तीनों स्वर ध्वनि के प्रकार हैं, यानी इसमें तीनों ही आ जाते हैं स्वर ध्वनि के प्रकार में। दीर्घ भी है, प्लुत भी है, हर्षव भी है। कविता करके तुलसी ने लसे, कविता ने पा तुलसी की कला, ये प्रशंसात्मक उक्ति किसने लिखी? मतलब प्रशंसा में लिखी गई। भाई ये उक्ति किसकी प्रशंसा में लिखी गई हैं? तो देखें किसने लिखी है। तो मैथिलीशरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद रामचंद्र शुक्ल, बाल मुकुंद गुप्त। 142 का आपका उत्तर रहेगा बी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने ये लिखी हैं। कविता करके तुलसी ने लसे, कविता पालू तुलसी की कला, ये प्रशंसा परक उक्ति अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने लिखी है। ठीक है, ये भी बहुत बार पूछी गई, याद रखेंगे। निम्नलिखित कहानियों में भीष्म पितामह की कहानी का चयन कीजिए। भीष्म साहनी की कहानी, भीष्म पितामह ने भी भीष्म साहनी, माफ़ी चाहती हूँ। आकाशदीप, कानों में कंगना, चीफ की दावत, प्रायश्चित। 143 का आपका रहेगा सी, चीफ की दावत भीष्म साहनी की कहानी है। राग पुरुष में कौन सी विभक्ति है? तो इसमें आपका 144 का रहेगा डी, षष्ठी है। ये मैं PDF सहित टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी, जिसको चाहिए वो टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकता है। टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले, और ये बिल्कुल निःशुल्क PDF मिलेगी आपको, निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सअप लिंक भी आप डाउनलोड करें। व्हाट्सअप का चैनल आप जाओगे तो डाउनलोड करके वहाँ से आप मेरे साथ वॉइस कॉलिंग या किसी भी पर्सन से संबंधित डाउट है तो बात कर सकते हैं। निम्नलिखित से शब्द युगों में कौन सा असंगत है? असंगत का मतलब है गलत है या नहीं है, मतलब सत्य नहीं है, गलत है, असंगत है। अफसोस फारसी, कैंची तुर्की, गमला पुर्तगाली, कारतूस अंग्रेजी। तो ये रहेगा 145 का आपका डी रहेगा। ये क्या है? गलत है, बाकी सही है। गमला पुर्तगाली का शब्द है,
कैंची तुर्की का है। कैंची काफ़ी बार पूछा गया है, इसे आप याद रखेंगे। कैंची तुर्की का है। अफसोस फारसी का है। तो अफसोस में तो आप फै से फारसी भी याद सकते हो, क्योंकि इसमें फै आ रहा है, तो अफसोस फारसी। कैंची तुर्की। गमला पुर्तगाली। ठीक है। कागजी घोड़े दौड़ाने का मुहावरे का अर्थ क्या है? 146 का आपका रहेगा सी, व्यर्थ की लिखा पढ़ी। भी कागजी दौड़ाना व्यर्थ की, जिसकी कोई काम, जो किसी काम का नहीं, व्यर्थ की लिखा पढ़ी करते रहना। विक्रमोर्वश मूल कथा नामक निबंध के लेखक हैं? 147 का आपका रहेगा ए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है। निम्नलिखित में से विद्या निवास मिश्र की कृति नहीं है, पूछा गया है। तो इसमें है 148 का भी, रस आखेट नहीं है। तुम चंदन हम पानी भी है। मेरे राम का मुकुट भी गिरा भी है। शीर्ष की याद आई। एक तो शीर्ष के फूल है, वो हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ये भी आप याद रखेंगे। शीर्ष के फूल आ जाए तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। शीर्ष के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। शीर्ष की याद आई विद्यानिवास मिश्र की है। ठीक है। अकाल पीड़ित में समास होगा। अकाल पीड़ित में 149 का रहेगा सी, तत्पुरुष समास। अकाल से पीड़ित। ठीक है। अकाल से पीड़ित है तो क्रमधारी। इसमें क्या है? दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। इसमें कोई अन्य पद प्रधान होता है। इसमें उपमेय, उपमान या विशेषण विशेष्य होते हैं। ठीक है। इसमें ज़्यादातर देवताओं के नाम होते हैं। द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होंगे, जैसे माता पिता, राजा, रंक, इस प्रकार भाई बहन, इस प्रकार के आते हैं। रीतिकाल काल को संगार काल किसने कहा है? तो 150 का रहेगा बी, आचार्य विश्वनाथ ने इसे संगार काल कहा है, रीतिकाल को। तो इस प्रकार से आपके ये प्रश्न संपूर्ण होते हैं। 9वां मॉडल टेस्ट पेपर है। जिसने 8 पहले नहीं देखे हैं वो पहले वाले 8 भी देखें, काफ़ी आपको एग्जाम में फ़ायदा मिलेगा। ये प्रश्न चाहिए, इनकी PDF सहित उत्तर भी मिलेंगे आपको, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। और इसी प्रकार के प्रश्न निरंतर पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर पहली बार आए हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिन दोगुनी रात चौगुनी, विनती करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय